नमस्कार। कहावत है कि जब रोम में आग लगी थी तो नीरो बंसुरी बजा रहा था। वैसे ही हालत है जब पूरी दुनिया कोविड-19 से महामारी से लड़ रही है तो चीन स्टैंड अप के साथ लद्दाख में भारत के साथ खड़ा है। ऐसे में अनायास ही मेरा ध्यान गया कि आखिर इतिहास में चीन को भारत से प्रॉब्लम क्या है, और यही सोचकर कि आपका हाल महाभारत में युद्ध देखने वाले उस बिना धड़ वाले सिर बर्बरिक की तरह ना हो जाए, या गांव में किसी तमाशा को देखने के लिए बरगद पर चढ़े उस बच्चे की हालत जैसी ना रह जाए, ये सोचकर मैं इस इतिहास पर, भारत चीन के विवाद इतिहास पर आपको कुछ इनलाइटन करने के लिए आपके समझ आया हूं। देखिए, भारत चीन विवाद पर तो हम आएंगे, लेकिन उससे पहले कि कोई आप में कहीं हम लोग सारा ठिकरा नेहरू पे ना फोड़ दे, सारा इल्जाम कहीं एक्सपर्ट ना उस धड़ वाले की इस धड़ वाले कहीं नेहरू पे ना आ जाए, या कहीं सिर्फ मोदी पे ना आ जाए। इसलिए हमको जो नेहरू की पॉलिसी है उसको एक बार आपके समक्ष रखना बहुत जरूरी है। देखिए, नेहरू कई महीने में कुशल बहुत जग काम किए हैं, लेकिन कई महीने में उन्होंने कुछ चूक कर दी है। लेकिन हम यहाँ बैठकर आकलन करें ये कितना सही होगा, ये तो बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि जब उस निर्णय उस टाइम में जब लिए जा रहे थे निर्णय, उस समय की आर्थिक सामाजिक भौगोलिक परिस्थिति क्या थी ये समझना बहुत जरूरी है। अभी बैठकर तो हम बहुत सारी बातें बोल सकते हैं कि इसने वो गलती की, ये इसने गलती की, लेकिन मैं आपको थोड़े फैक्ट में लेके चलता हूं। सीधे उसको बताने से पहले आपको भारत का नेपाल और भूटान का लिए रणनीति क्या रही थी शुरू में, उस वक्त 1947 में, उसको लेकर आपके सामने पहले बताऊंगा। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे चले आएंगे उस पर, चीन पर। तो पहले नेपाल और भूटान पर नेहरू की उस वक्त की पॉलिसी क्या रही थी। देखिए, वो 1947 का वो दौर, भारत नया नया आजाद हुआ था। हम लोग के उस समय कोल्ड वार युद्ध भी शुरू हो चुका था। एक तरफ यूएसएसआर बट गया था एक गुट में, एक तरफ बट गया था अमेरिका के साथ ब्रिटेन, और भारत अपना गुटनिरपेक्ष आंदोलन चल रहा था। भारत अलग अलग स्थिति में रहा था। उसमें भूटान के साथ 1949 में है, तो भूटान के साथ एक संधि की। भूटान भी उस टाइम अपना एक अलग स्टेट हुआ करता था, है अब भी। तो उस टाइम नेहरू की ये विदेश नीति बड़ी चालाकी से भूटान और सिक्किम को भारत में समाहित कर रखा। और इधर ये नेपाल के क्या आया, नेपाल के साथ बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, उसको मैं आपको शेयर करूंगा। तो भूटान को नेहरू जी भूटान के पास गए, भूटान को बोलते हैं कि भाई देखिए, आप जो है विदेश नीति हमारे पास रखिए, यानी जो फॉरेन की जो बात होगी, निर्णय होंगे, वो हमारे अधीन रखिए, और आप अपने आर्थिक सामाजिक के लिए आप स्वतंत्र है, आप वो काम करिए। आप अपने आप को प्रोटेक्टिव कंट्री के रूप में बना दीजिए, क्योंकि आप प्रोटेक्टिव कंट्री नहीं रहेंगे तो बाहरी आके आप पर नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे। उधर चीन आपसे समेटने का प्रयास करेगा, उधर अमेरिका चीन से बदला लेने का चक्कर में कहीं आपसे ना आ जाए। तो आप ऐसा करिए। और वो मान भी गया। उसके साथ हमने एक संधि भी कर ली भूटान के साथ, और कहा कि भाई आप हमारे में शामिल हो जाइए, और भूटान शामिल हो गया। उसके बाद आया सिक्किम के साथ भी यही बात थी। सिक्किम को भी कहा कि देखिए, आप प्रोटेक्टिव कंट्री बन जाइए, और आप जो है, नेहरू ने कहा कि आप विदेश नीति हमारे पास रखिए, बाकी आप सारा काम स्वतंत्र हैं, लेकिन एक जो पर्यवेक्षक होगा वो जाते रहेगा बीच बीच में, देखते रहेगा कि आप अंदर में सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो
और फिर हालांकि ऐसा हुआ भी 1975 में सिक्किम को भारत में पूरा समाहित भी कर लिया गया, लेकिन नेपाल को डील करना आसान नहीं काम था। और 1949 की बात थी। नेपाल उस वक्त, उस टाइम नेपाल 1949 में उसमें त्रिभुवन वहां के राजा थे। तो नेपाल को जाकर वहां कहते हैं कि भाई देखिए, नेपाल में चीन जो है कम्युनिज्म, चीन में कम्युनिज्म आ गया है, और तिब्बत कल को वो अगर तिब्बत में आ जाता है कम्युनिज्म, तो वो धीरे धीरे नेपाल पर भी आ जाएगा और नेपाल को भी नियंत्रण कर लेगा, और आप जो है हमारे में और आप बच नहीं पाएंगे। तो नेपाल ने माना और 1950 में यानी 1950 में पीस एंड फ्रेंडशिप की संधि कर ली भारत के साथ। और भारत नेपाल जो कहता है वो कि भाई अभी भी कहता है नेपाल कि आप संधि को रिवाइज कर लीजिए, हम लोग नहीं माने, लेकिन कई मामलों में जो है भूटान के साथ हम लोग ने की है भाई। लेकिन नेपाल में नेहरू की मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से डील किया वहां पर। नेपाल की स्थिति यह थी कि चीन में कम्युनिज्म तो आ चुका था, कोल्ड वार शुरू हो चुका था। कोल्ड वार में एक तरफ यूएसएसआर का टीम था गठन गुट, एक तरफ यूएसएसआर मतलब उस सोवियत संघ, आज का जो रूस है उसमें सोवियत संघ, सारे अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, ये सब उस समय यूएसएसआर में हुआ करते थे। एक तरफ था अमेरिका का गुट, अमेरिका में ब्रिटेन भी साथ थे, और अमेरिका ब्रिटेन का जो उसमें कान खड़ा था कि भाई नेपाल से हम लोग जो है चीन को काउंटर करेंगे, चीन को कंट्रोल करेंगे नेपाल से। तो वो नेपाल पर नजर रखाए हुआ था। लेकिन अमेरिका जो चाहता था वो कि भाई चीन को नेपाल से टैकल करे, और भारत को बहुत दिक्कत इसमें है कि भाई कोई बाहरी विदेश का जो देश है वो आके आपके नेपाल में, आपके बगल में आपका सैनिक अड्डा बनाएगा, वहां गुटबाजी करेगा, तो ये तो भाई भारत की सुरक्षा के लिए अच्छी बात नहीं है। तो भारत, और उस वक्त जो है नेपाल के उस वक्त का सरकार थी, उसमें किंग थे त्रिभुवन। तो त्रिभुवन की जो उस समय किंग थे उसका प्रधानमंत्री हुआ करता था राणा। तो राणा बहुत करप्ट शासक था। उन्होंने कई लैंड, जमीन, कई प्रॉपर्टी, कई पैसे सारे जो है भारत के अकाउंट में, भारत के बैंक अकाउंट में आके जमा कर रखा था। उस समय राणा प्रधानमंत्री था, याद रखिए, त्रिभुवन राजा थे। राणा बहुत करप्ट आदमी था। वो अंदर बिना बताए, त्रिभुवन को बिना बताए चुपके उन्होंने अमेरिका ब्रिटेन से टॉक शुरू कर दी थी कि भाई हम आपके गुट में आएंगे और आपसे हम समझौता करेंगे और आपका हम सहयोगी देश बनेंगे। पर ये त्रिभुवन को एक प्रकार से उन्होंने की पपेट, तोता सा बना दिया था। जब त्रिभुवन के लिए ये बात सफोकेटिंग हो गई, ये बात बहुत सफरिंग हो गई, घुटन सी हो गई, तो तुरंत भारत के शरण में आया, नेहरू के शरण में। नेहरू ने उसे शरण भी दी और वो भावनात्मक भावुक हो गया और उन्होंने नेहरू से पूरे नेपाल को विलय करने की बात कही थी। हालांकि ये तो पॉसिबल उस टाइम नहीं था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के तहत भी पॉसिबल नहीं था, और उसमें कोल्ड वार का दौर था। अमेरिका ब्रिटेन इसको एक्सेप्ट नहीं करते कि भारत ने किसी पड़ोसी राज्य को पूरा ही हड़प लिया, ऐसा नहीं हो सकता था। ये बात नेहरू अच्छा से जानते थे। और तब अमेरिका का गेम प्लान ये था कि जो 9 वर्ष का ज्ञानेंद्र था वहां पर, वो नेपाल में, उसे राणा गद्दी पर बैठा देना चाहता था। और ये अमेरिका ब्रिटेन भी चाहते थे कि उसको ज्ञानेंद्र 9 वर्ष के बालक को राजा की गद्दी पर बैठा दे, ताकि नेपाल कठपुतली बन जाए और नेपाल उसके गुट में इजीली शामिल हो जाए। राणा प्रधानमंत्री अपना वहां का अपना सत्ता भोगते रहे, एंजॉय करते रहे। अब नेपाल ब्रिटेन का पिट्ठू बनने जा रहा था उस वक्त, क्योंकि 9 वर्ष का किंग बनाने लोग जा रहा था और बैठा भी दिया था। तब नेहरू ने बड़ी स्ट्रांगली डील किया, इसको बहुत मजबूती से डील किया। उन्होंने पहले तो त्रिभुवन को पहले शरण दी, उसके बाद उन्होंने उसको त्रिभुवन को अपने यहाँ शरण दी, और उसके बाद उन्होंने राणा को कहा कि भाई आप देखिए,
नेहरू ने तुरंत राणा से कहा, देखिए आप ज्ञानेंद्र को तुरंत हटाइए वहां से, राजगद्दी से, और त्रिभुवन को गद्दी में बैठाइए और त्रिभुवन को वहां रिस्टोर करिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, वरना हम आपका जितना भी आप लैंड प्रॉपर्टी और ये जो करप्ट करके जो रखे हैं धन संपत्ति भारत में, सारा का सारा तुरंत हम अकाउंट मंगाएंगे, तुरंत जब्त कर लेंगे और आपका सारा प्रॉपर्टी हम हड़प लेंगे। तुरंत से राणा जो है डर गया। उन्होंने कहा कि भाई इतने साल की कमाई है और कहीं ये सच में ना लूट ले। उन्होंने तुरंत वहां मान गया और सीधे ब्रिटेन को मैसेज भेजा कि देखिए यदि आप ज्ञानेंद्र को मान्यता देते हैं, उस वक्त उन्होंने ब्रिटेन और अमेरिका ने ये प्लान कर लिया था कि हम नेपाल का राजा ज्ञानेंद्र 9 वर्ष का बच्चा को मान्यता दे देंगे और नेपाल को अपने ओर समेट लेंगे। लेकिन उस समय राणा ने फिर भेजा संदेश, चुनौती भेजा कि आप यदि उसको शामिल करते हैं, उसको मान्यता देते हैं, तो भारत जो है आपका ब्रिटिश में जो ब्रिटेन में कॉमनवेल्थ सम्मेलन होने वाला है उसको बाइकआउट कर लेगा। अमेरिका ब्रिटेन भी डर गए कि भाई भारत जैसे इतना प्रेस्टीजियस सम्मानित राष्ट्र जब अलग कर देगा तो भारत के साथ पूरा नॉन अलाइंड मूवमेंट है, पूरा तीसरी दुनिया के सारे देश हैं, वो कैसे ब्रिटेन और अमेरिका को मानेंगे और सारा का सारा कहीं ससार तल न चल जाए। और ये सोचकर फिर अमेरिका ब्रिटेन को भी मानना पड़ा और फाइनली नेपाल का गद्दी पर त्रिभुवन को पुनः रिस्टोर किया गया और नेपाल के साथ संबंध हमेशा हमारे अच्छे चलते रहे। हालांकि अभी बहुत विवाद है नेपाल के जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री है KP शर्मा ओली, उन्होंने नया मैप जारी कर दिया है जिसमें उत्तराखंड के काला पानी के कुछ क्षेत्रों को भी उन्होंने अपने यहाँ अपने मैप में दर्शा दिया है। और कल ही शायद राष्ट्रपति वहाँ की राष्ट्रपति है, उन्होंने साइन भी कर दिया मैप में। तो ये नेपाल के साथ अभी वर्तमान में प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन उस वक्त ये बड़ी योग्यता दिखाई थी उस समय नेहरू के। और नेहरू को नेपाल, भूटान और उस समय कहीं यहाँ तक कि उन्होंने श्रीलंका को भी कहीं समेटने नहीं दिया है। यानी चीन को काउंटर करने के लिए सारे पड़ोसी देशों को उन्होंने पूरा बाइंड अप करके रखा था। और उसी का ये है कि आज तक हम लोग चाइना को बैलेंस करते आ रहे हैं, लेकिन चाइना तो अभी प्रोएक्टिव है। लेकिन उन्हें अब चाइना के साथ क्या प्रॉब्लम है हम उसको अगले वीडियो में देखते हैं, ये काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है।